हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू स्टडी क्लासेस। दोस्तों, यह हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास का चौथा वीडियो है और इसमें हम मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाओं में दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, मराठा काल, होलकर वंश, सिंधिया वंश, बुंदेला शासक, इनमें से जितने भी प्रमुख शासक हमारे मध्य प्रदेश में रहे हैं, हम उन सभी के बारे में एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे और केवल उनकी ही बात करेंगे जिनका योगदान हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है। पहले हम देखते हैं कि जो पहले दिल्ली सल्तनत थी, करीबन 1200 से आई। उसके बाद में 200 वर्षों तक इसने राज किया यहाँ पर। इसके बाद में मुगल काल आ जाता है। मुगल काल जब मुगलों की शक्तियाँ जब क्षीण होने लगती हैं तो उसके बाद में मराठा आ जाते हैं। मराठा के बाद में यहाँ पर बुंदेला और बघेल वंश यहाँ पर देखे जाते हैं। और मराठाओं के ही सामंत जो कि होलकर और सिंधिया होते हैं, उनके वंश यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में देखे जाते हैं। तो एक एक करके हम इन्हीं सभी साम्राज्यों को, इन सभी राजाओं को पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में हम चार वंशों को पढ़ेंगे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इसके बाद में आता है सैयद वंश जिसका इतिहास ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में है नहीं, इसके बाद में आता है लोधी वंश। तो एक एक करके इनके जो भी राजा महाराजा रहे हैं, जिनका प्रमुख योगदान रहा है, हम केवल उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1206 में की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इन्होंने पहली बार भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना की थी। ऐबक ने बुंदेलखंड के राजा परवर्ती देव को हराया, वहां से किलिंजर का किला जीता, महोबा, खजुराहो, इन क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार किया। इसके बाद में आते इल्तुतमिश्र। तो इल्तुतमिश्र ने मांडू, मालवा, ग्वालियर, उज्जैन, इन सभी राज्यों को जीता और यहाँ पर अपना अधिकार किया। साथ में ही इन्होंने विदिशा और ग्वालियर में अपने मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किए। देखिए, गुलाम वंश के बाद में आता है खिलजी वंश और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। यह वंश 1290 से लेकर के 1320 तक चला। इस वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी और उन्होंने ग्वालियर में एक गुंबदाकार विश्राम गृह का निर्माण भी करवाया था। उन्होंने मांडू को लूटा और वहाँ के सूबेदार आइन उल मुल्क को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस समय मालवा पर शासन था महलदेव का और उनके पुत्र का। तो इस युद्ध में महलदेव और उनके पुत्र दोनों मारे गए। इसके बाद में इन्होंने कलिंजर, जो कि महोबा क्षेत्र में आता है, भेलसा जिसे विदिशा कहते हैं, चंदेरी, धार, इन सभी जगहों को भी लूटा। खिलजी वंश के बाद में आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। सन 1320 से लेकर के 1414 तक यह वंश चला। इसके सूबेदार ने हमारे दमोह में एक महल का निर्माण करवाया था, इसलिए इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक के बाद में जूना खां, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, अगला शासक वह बना। इसका उल्लेख बटियागढ़ अभिलेख से मिलता है। इन्होंने दमोह में प्राणियों के लिए एक बावड़ी, गौमठ, बगीचा, इन सभी का निर्माण करवाया। इसके बाद में आते हैं फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के राज्य का उल्लेख हमें दल्लीपुर अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि सागर में मिला था। फिरोज शाह की माँ बीबी भानी एक राजपुताना थी, उनकी रणमत की बेटी थी। इसके बाद में आते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो इनके समय की एक ही घटना है कि इनके समय में जो मालवा के सूबेदार था दिलावर खां गौरी, उन्होंने स्वतंत्र होकर के चंदेरी पर अधिकार किया था। इसके बाद में हम बात करते हैं लोधी वंश की। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी हुआ। इन्होंने ग्वालियर पर आक्रमण किया और जब यह वहां से लौट रहे थे तो इनकी बीमार पड़ने के कारण मृत्यु हो गई। बहलोल लोधी के बाद में सिकंदर लोधी यहाँ का शासक बना। जो सिकंदर लोधी था वह हिंदू माँ की संतान था। उसने ग्वालियर के भूभाग पर अपना राजस्व वसूला। इस सिकंदर लोधी के बाद में आते इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर के शासक विक्रमाजीत को हरा करके उन्हें ग्वालियर पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो अब इसके बाद में जैसे ही हमारा ये लोधी वंश खत्म होता है, इब्राहिम लोधी को हरा करके यहाँ पर आ जाते हैं अब मुगल शासक बाबर। बाबर क्या करते हैं, इनको हरा करके यहाँ पर मुगल काल की स्थापना कर देते हैं, मुगल सल्तनत की स्थापना कर देते हैं दिल्ली सल्तनत पर। देखिए, पहले इसकी वंशज में हम देखें तो पहले नंबर आते हैं बाबर। बाबर के बाद में आते हैं हुमायूं। हुमायूं के बाद में आते हैं अकबर। और इन दोनों के बीच में आते हैं एक शेरशाह सूरी, जिसका युद्ध हुमायूं के साथ में हुआ था और हुमायूं की पराजय हुई। फिर हुमायूं को वहाँ से छोड़ करके भागना पड़ा। लेकिन जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं वापस आ जाते हैं और वापस से मुगल काल की मुगल वंश कंटिन्यू चलता है। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं अकबर। अकबर के बाद में आता है शाहजहाँ और शाहजहाँ के बाद में इनके पुत्र आते हैं औरंगजेब। तो बाबर का बेटा, हुमायूं का बेटा, अकबर का बेटा, शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब, यह जो है यह एक बहुत ही
इम्पोर्टेंट सीरीज है और इनसे रिलेटेड हमारे मध्य प्रदेश में कुछ जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम पहले उन्हें पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर मुगलों की स्थापना कैसे हुई। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, बाबर ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। बाबर ने मेदिनी राय को 1528 में हरा करके चंदेरी पर अधिकार किया और कलिंजर जो कि महोबा कहलाता है वहाँ का किला इन्होंने मुगल साम्राज्य के आधिपत्य में मिला लिया। इसके बाद में खानवा का युद्ध लड़ा इन्होंने 1527 में राणा सांगा से और उनको हरा करके मालवा भी अपने अधीन कर लिया। देखिए 1526 में आए तो पहला युद्ध इन्होंने पानीपत का लड़ा, दूसरा युद्ध इन्होंने मेदिनी राय के साथ में चंदेरी का लड़ा और तीसरा युद्ध इन्होंने 1527 में राणा सांगा के साथ में खानवा का युद्ध लड़ा और 1529 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में आते हैं हुमायूं। हुमायूं जब आते हैं तो हुमायूं ने बहादुर शाह से मालवा छीन लिया और वापस से उस पर अपना अधिकार कर लिया। वहाँ पे कलिंजर का किला भी उन्होंने जीत लिया। इसके बाद में एक इनकी समय काल की एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि चौसा तक का युद्ध जो कि 1939 ईस्वी में हुआ था, इसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया और इन्हें किला छोड़ करके जाना पड़ा। शेरशाह सूरी ने मालवा, रायसेन इन सभी के किलाओं पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन कलिंजर अभियान के बाद जब वह लौट रहा था तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर वापस से हुमायूं आ जाते हैं और यहाँ पर वापस से मुगल वंश कंटिन्यू चलता रहता है। हुमायूं के बाद में आते हैं अकबर। यह बहुत महान और प्रतापी शासक हुए यहाँ के। अकबर ने मालवा के जो शासक थे बाज बहादुर उन पर आक्रमण किया, उन्हें हराया और वहाँ का किला जीत लिया मालवा का। इसके बाद में इनकी जो पत्नी थी बाज बहादुर के परास्त होने पर उन्होंने आत्मदाह करके स्वयं की आत्महत्या कर ली और वीरगति को प्राप्त हो गई। इसके बाद में 1564 में अकबर ने गोंडवाना विजय पर आसफ खां को भेजा। गोंडवाना क्षेत्र जो है यह हमारे जबलपुर क्षेत्र का भाग है, यह कहलाता था गोंडवाना लैंड। यहाँ पर उन्होंने आसफ खां को भेजा युद्ध करने के लिए और यहाँ पर इस समय जो राज कर रही थी वह थी हमारी महारानी दुर्गावती। इनके पति की भी मृत्यु हो गई थी और इनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। तो यह जो क्षेत्र था इस क्षेत्र की शासिका थी रानी दुर्गावती। उन्होंने मुगलों से बहुत वीरगति से युद्ध किया, लेकिन जब वह हारने लगी तो उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली और वह वीरगति को प्राप्त हो गई। इसके बाद में जो रीवा का क्षेत्र आता है वहाँ पर राज कर रहे थे महाराज रामचंद्र। उनको भी मुगल सेना हरा करके वहाँ पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेती है। और सबसे लास्ट जो अकबर का युद्ध होता है वह खान देश की राजधानी बुरहानपुर में होता है। यहाँ पर अकबर अंतिम विजय के रूप में असीरगढ़ का किला जीतता है और उसके बाद में यह उसका अंतिम विजय थी। तो अब देखें हम तो हमारे मध्य प्रदेश में इसने 4 जगहों को लूटा, 4 जगहों को परास्त करा। पहले नंबर तो मालवा का क्षेत्र जो कि बाज बहादुर से प्राप्त किया, दूसरा गोंडवाना लैंड जो कि उसने महारानी दुर्गावती से प्राप्त किया और इस प्रकार अकबर ने हमारे मध्य प्रदेश पर अधिकांश पूरे भागों में राज किया। अकबर के बाद में आते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ से रिलेटेड एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो यह है कि शाहजहाँ के शासनकाल में जो वीर सिंह बुंदेला हमारे बुंदेलखंड के जो शासक थे वीर सिंह बुंदेला, उनके साथ में शाहजहाँ के बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन जो वीर सिंह बुंदेला के जो पुत्र थे जुझारू सिंह, उनके साथ में शाहजहाँ के अच्छे संबंध नहीं थे। जुझारू सिंह ने शाहजहाँ के साथ में आक्रमण किया और जब उन पर आक्रमण किया तो शाहजहाँ ने उन्हें बंदी बना लिया तो और जुझारू सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब का जन्म हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही हुआ था। मुमताज़ महल में इनका जन्म हुआ था और इनका जो पहला युद्ध था वह भी हमारे मध्य प्रदेश में ही हुआ था। हुआ क्या, जो गोंडवाना के शासक थे प्रेम नारायण, उन्होंने आग्रह किया, इनको बुलाया कि आप आइए और जुझारू सिंह को परास्त कीजिए। तो इन्होंने वैसे ही किया। औरंगजेब आए, उन्होंने जुझारू सिंह को परास्त किया और उसके बाद में वहाँ का जो शासक है वह देवी सिंह को बना दिया और औरंगजेब का यह जो युद्ध था यह प्रथम युद्ध था। इसके बाद में बात करते हैं हमारे बुंदेलखंड के बारे में। देखिए मुगल शासकों के बारे में जितना पढ़ना था, जो जो इम्पोर्टेंट थे मध्य प्रदेश में वो हमने पढ़ लिए। इसके बाद में हम बुंदेलखंड के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बुंदेलखंड में केवल 3 शासक बहुत प्रमुख थे। पहले थे हमारे रुद्र प्रताप, दूसरे थे वीर सिंह देव और तीसरे थे चंपत राय। देखते हैं इनमें क्या क्या खासियत थी। जो रुद्र प्रताप थे उन्होंने अपनी राजधानी ओरछा जो कि टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है उसको बनाया था 1531 में। वीर सिंह देव के जो संबंध थे वह
जहांगीर के साथ में बहुत अच्छे थे। कहा जाता है कि वीर सिंह देव ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी। वो इसलिए कर दी थी क्योंकि जहांगीर को ऐसा लग रहा था कि अबुल फजल उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं, जबकि वो उन्हें समझाने के लिए आ रहे थे। तो इस गलतफहमी में आकर के जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला जी को बोला कि आप जाकर के उनकी हत्या कर दीजिए, और वीर सिंह बुंदेला ने जाकर के उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर इन दोनों की बहुत अच्छी मित्रता थी। इसके बाद में हम बात करते हैं चंपत राय। तो ये चंपत राय के पुत्र थे छत्रसाल। इन्होंने औरंगजेब से, जो कि मुगल शासक थे, उनसे युद्ध किया था। बुंदेलखंड के बाद हम बात करेंगे बघेलखंड की। तो बघेलखंड का जो शासन था वह रीवा क्षेत्र में था। यहाँ के जो दरबार लगा था, यहाँ पर जो शासन कर रहे थे वह रामचंद्र देव कर रहे थे। और उनके दरबार में एक संगीतज्ञ थे तानसेन, बहुत प्रसिद्ध है। अकबर को इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी और अकबर ने इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। इसके बाद में 1569 में बघेलखंड में मुगलों ने अपना अधिकार यहाँ पर जमा लिया। और जो यहाँ पर बघेलखंड के जो रामचंद्र जी थे, उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है रीवा से, कि जो रीवा जो जिसे फतह कहा जाता है, यह विंध्य प्रदेश का जो अंतिम शासक थे मातंग सिंह, इन्होंने अपने राज्य का विलय 1947 में भारतीय संघ में कर दिया। और रीवा से पहले सांसद भी यही चुने गए थे। हुआ क्या था, 1947 में हमारे भारत में जितनी भी देसी रियासतें थी, इनका विलय करके हमारे भारत का एक संघ बनाया जा रहा था, निर्माण किया जा रहा था। तो उसमें जितनी भी 500 साढ़े 500 रियासतें थी, उनको मिला करके एक भारत संघ का निर्माण कर दिया गया। तो यह जो भथा था, रीवा का राज्य था, इन्होंने भी अपने राज्य का भारत में विलय कर दिया 1947 की, जब विलय हो रहा था, उस समय जब हमारे भारत का निर्माण हो रहा था उस समय। और यह हमारे रीवा से पहले सांसद भी चुने गए थे। बघेलखंड से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम बात करते हैं मराठा काल की। देखिए, जो मराठाओं का राज था यह महाराष्ट्र में था, लेकिन यह विजय प्राप्त करते करते हमारे मध्य प्रदेश में आए। तो मध्य प्रदेश में इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं केवल वही पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे साहू को, साहू जी के बाद में आएंगे बाजीराव, बाजीराव के बाद में आता है अहमद शाह अब्दाली, जिनके साथ में बाजीराव का युद्ध होता है। बाजीराव जी पराजित हो जाते हैं और फिर वापस से हमारे मध्य प्रदेश में आकर के इनका राज शुरू हो जाता है। इसके बाद में आते हैं नारायण राव। नारायण राव के बाद में हमारा जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर दो शासकों का दो राजा थे, एक तो सिंधिया और एक होलकर। इन्हें कुछ महलों की सनद दी गई थी कि यहाँ पर आप जाइए और आप यहाँ पर राज कीजिए। हम यूँ कह सकते हैं कि ये मराठाओं के सामंत हुआ करते थे। आइए तो एक एक करके ना पढ़ते हैं। पहले हम मराठा काल के बारे में जानते हैं। तो मराठा काल में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, साहू जी के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया, फर्रुख शहर के खिलाफ सैयद बंधुओं ने मराठाओं से सहायता मांगी। और मराठा में जो साहू जी थे, उन्होंने जाकर के सैयद बंधुओं की सहायता कर दी, सहायता की। तो इसके उपलक्ष्य में उन्होंने खानदेश और गोंडवाना लैंड साहू जी को सौंप दिए। तो हमारे मध्य प्रदेश में इनका राज हो गया साहू जी का। इसके बाद में आते हैं बाजीराव। बाजीराव ने सन 1722 में बाजीराव ने मालवा पर पहली बार आक्रमण किया। 1724 में इन्होंने दूसरी बार आक्रमण किया चौथ के लिए। और 1728 में इन्होंने तीसरी बार आक्रमण किया, जब इन्होंने भोपाल के निज़ाम को हराया था। देखिए, जब भोपाल के निज़ाम की हार हो गई, तो इसके बाद में बाजीराव प्रथम और निज़ाम, इन दोनों के बीच में 1738 में एक संधि हुई, जिसे तुरई की संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि में दोनों ने हाथ मिला लिया, और इसमें जितने भी संपूर्ण मालवा का क्षेत्र था, चंबल का क्षेत्र था, नर्मदा के बीच का जितना भी क्षेत्र था, ये सारा भाग बाजीराव को दे दिया गया। अब हमारे पूरे मध्य प्रदेश पर मराठाओं का राज हो गया। फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली आते हैं। अभी देखिए, बाजीराव और जो मराठा थे, यह एक के बाद एक विजय प्राप्त करते जा रहे थे। तो इन्हें थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, और अहमद शाह अब्दाली के साथ में इन्होंने जब युद्ध किया तो यह हार जाते हैं। जब ये हार जाते हैं तो इन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में सिंधिया और होलकरों का भी स्वतंत्र रूप से अधिकार देखा जाता है। इसके बाद में होता क्या है, इसी समय जो छत्रसाल हैं वो, उन्होंने मुगलों से लड़ाई के लिए, जो मुगल शासक थे उनसे लड़ाई के लिए उन्होंने बाजीराव से सहायता मांगी, और छत्रसाल की मदद उन्होंने कर दी। जब उन्होंने मदद कर दी मराठाओं ने, तो उसके फलस्वरूप उन्हें सागर, दमोह, जबलपुर,
धामोनी, शाहगढ़, गुना, ग्वालियर, इतने सारे क्षेत्र जो थे छत्रसाल जी ने उन्हें दे दिए। अब हमारे पूरे मध्य प्रदेश पर मराठाओं का राज वापस से हो गया। पेशवा बाजीराव ने दमोह सागर में गोविंद खैर को और जबलपुर में बीसाजी गोविंद को नियुक्त कर दिया कि आप यहाँ का शासन संभालिए। क्योंकि महाराष्ट्र में इनका शासन चल रहा था, मध्य प्रदेश में चल रहा था, बहुत ज़्यादा इनका शासन हो गया था। इस कारण से इन्होंने क्या किया, सागर और दमोह में गोविंद खैर जी को, और जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर इन्होंने बीसाजी गोविंद को दे दिया कि आप जाइए और यहाँ का शासन संभालिए। इसके बाद में आते हैं नारायण राव। सारंगपुर में पेशवा नारायण राव सन 1772 से लेकर के 73 में इनका शासक हुआ, और मालवा के सूबेदार गिरिधर बहादुर के बीच में इनका युद्ध हुआ, और इस युद्ध में भी मराठाओं की जीत हो गई। तो अब मालवा पर भी मराठाओं का अधिकार हो गया। इसके बाद में पेशवा ने 1737 में भोपाल के निजाम को हरा करके सीहोर, होशंगाबाद ये वाले क्षेत्र भी अपने अधीन कर लिए। इसके बाद में रायसेन में मराठाओं ने एक मजबूत किले का भी निर्माण करवाया। तो अभी जितना भी हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर पूरे में मराठाओं का शासन हो गया। अब होता क्या है, गढ़मंडला के जो गौंड राजा थे नरहरि शाह, और नरहरि शाह को बाबा साहेब मोरो और बापूजी नारायण इन दोनों ने मिलकर हरा दिया। तो गढ़मंडला का जो क्षेत्र था वह भी अब मराठाओं के अंदर आ गया। अब क्या होता है कि जो मराठा हैं, पेशवा हैं, इन्होंने सिंधिया और होलकर इन दोनों को हमारे मध्य प्रदेश के 5 महलों की सनद दी कि आप जाइए और यहाँ के होलकर और यहाँ के जो क्षेत्र है यहाँ का आप संभालिए। होता क्या है, देखिए पहले हम बात करते हैं होलकर वंश की। तो मालवा का क्षेत्र उदासी पवार और मल्हार राव होलकर इन दोनों में बांट दिया। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में मराठा फैल गए थे, इनका बहुत बड़ा शासन हो गया था। तो इन्होंने क्या किया, होलकरों को हमारे मध्य प्रदेश में भेज दिया कि आप जाइए और यहाँ पर शासन कीजिए। फिर क्या होता है, जो मालवा का क्षेत्र है यह होलकरों को दे दिया जाता है, और जो सिंधिया को दिया जाता है वो बुरहानपुर, ग्वालियर वाला जो रीजन है वह सिंधिया जी को दे दिया जाता है। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तो होलकर और दूसरा सिंधिया। सिंधिया जी उज्जैन, मंदसौर इन पर भी अपना अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद में होलकर वंश को हम पहले नंबर पढ़ेंगे। होलकर वंश मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मालवा में मराठाओं का शासन स्थापित हुआ। जैसे कि हमने बताया 1727 में मल्हार राव होलकर को 5 महल दिए गए कि आप जाइए और इन महलों की आप सनद प्राप्त कीजिए और यहाँ पर आप शासन कीजिए। इसके बाद में क्या होता है, 1729 में होलकर और पंवार इन दोनों में उनको सनदों को विभाजित कर दिया कि इतने महल आपके हैं और इतने महल आपके हैं। इसके बाद में अक्टूबर 1730 में मल्हार राव होलकर मालवा के शासक बने और होलकर वंश की इन्होंने स्थापना कर दी। कब? 1730 में। लगभग 200 वर्षों तक इनका शासन चलता है होलकरों का। 1731 में मालवा पर 3 सरदारों होलकर, पंवार और सिंधिया इन तीनों में बांट दिया जाता है। पहले 2 में बांटते हैं, मल्हार राव होलकर, और इसके बाद में 3 सरदारों में बांटते हैं, होलकर, पंवार और सिंधिया। इसके बाद में क्या होता है, 1732 में मालवा में 5 मराठाओं का नींव पड़ी। कौन कौन से? 5 भागों में इनको विभाजित कर दिया। पहला होलकर वंश जो कि इंदौर में था। इसके बाद में जीवाजी राव वंश जो कि देवास छोटी पांति हुआ करता था। इसके बाद में आनंद राव पवार जिन्हें धार जिला दिया गया। इसके बाद में जो सिंधिया थे इन्हें ग्वालियर का शासन दिया गया, और जो तुकोची राव पवार थे इन्हें देवास की बड़ी पाती वाला भाग दिया गया, और इतने में इन सभी शासकों में बांट दिया गया। हम बात करेंगे पहले नंबर केवल होलकर वंश की, और दूसरे नंबर हम बात करेंगे सिंधिया वंश की। पहले हम देखते हैं होलकर वंश। होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने की। इसके बाद में इनके पुत्र होते हैं खांडे राव। इसके बाद में इनकी पत्नी खांडे राव जी की पत्नी अहिल्याबाई आती हैं, वह शासिका बनती हैं। फिर अहिल्याबाई जी की एक पुत्र और एक पुत्री होती हैं। पुत्र इनके मालेराव और पुत्री होती है इनकी मुक्ताबाई। पुत्र और पुत्री इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में कुछ छोटे छोटे शासक आते हैं, जैसे कि काशीराव, यशवंत और तुकोजी राव होलकर तृतीय। इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे यहाँ पर राजा आते हैं। हमें जो पढ़ना है केवल देवी अहिल्याबाई तक ही पढ़ता है। आइए पहले हम बात करते हैं मल्हार राव होलकर की। मल्हार राव होलकर की पत्नी का नाम गौतमी बाई था, और 1766 ईस्वी में मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो जाती है आलमपुर में।
जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके जो पुत्र हैं खांडे राव, इनको यहाँ का राजा बनाया जाता है। खांडे राव का विवाह मानकोजी शिंदे की पुत्री अहिल्याबाई से हुआ, लेकिन खांडे राव का भी निधन हो जाता है 1754 में कुम्भेरी जिले किले की लड़ाई में। इसके बाद में जो अहिल्याबाई थी, इनके एक पुत्र होते हैं मालेराव और एक पुत्री होती है मुक्ताबाई। मुक्ताबाई का विवाह इन्होंने यशवंत के साथ में किया, और जब उनका पुत्र जन्म हुआ तो उस समय मुक्ताबाई की भी मृत्यु हो गई। अब इनके जो पुत्र थे मालेराव, ये यहाँ के शासक बने, और इनका भी इनके पिता की तरह निधन हो गया। अब यहाँ पर 1767 में मालेराव की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर अहिल्याबाई आती हैं शासिका बन के, क्योंकि इनके पुत्र की भी निधन हो जाता है, इनकी पुत्री की भी निधन हो जाता है, और उनके जो पति थे उनकी भी निधन हो जाता है। तो अब क्या होता है, जो अहिल्याबाई हैं वह यहाँ का शासन संभालती हैं। 1767 में इस शासन की बागडोर अहिल्याबाई ने संभाली और तुकोजी राव को सेनापति नियुक्त किया। तुकोजी राव की मृत्यु 1797 में होती है पूना में। अभी देखिए यहाँ पर शासन चलेगा देवी अहिल्याबाई का। अहिल्याबाई ने देश भर में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, देवालयों, नदी घाट, धर्मशालाओं, इन सभी चीज़ का, और लोक कल्याणकारी बहुत सारे इन्होंने कार्य किए, यहाँ पर बहुत अच्छे कार्य किए। 13 अगस्त 1995 को 17 वर्ष की आयु में देवी अहिल्याबाई का निधन हो जाता है। इनका जन्म 1735 में हुआ था और इनका निधन 1795 में हुआ था। करीबन 70 वर्ष की इन्होंने आयु यहाँ पर बिताई। इसके बाद में यहाँ पर और कुछ छोटे छोटे शासक आते हैं। जो कुछ अन्य शासक हुए वह हैं काशी राव, यशवंत राव, यह कुछ छोटे छोटे शासक हुए। अंतिम जो यहाँ के शासक थे वह थे तुकोजी राव तृतीय। इन्होंने इन्होंने भी अपने राज्य का विलय भारत संघ में कर दिया। कब? 1947 में। होलकरों ने लगभग 200 वर्षों तक हमारे मध्य प्रदेश पर राज किया। इसके बाद में हम बात करते हैं सिंधिया वंश की। सिंधिया वंश में हम पहले नंबर पढ़ेंगे राणोजी सिंधिया को, इसके बाद में महादजी सिंधिया, इसके बाद में दौलतराव सिंधिया, दौलतराव सिंधिया के बाद में झाकोजी सिंधिया, इनके बाद में जीवाजी राव सिंधिया, इनके बाद में जयाजी राव सिंधिया, इनके बाद में माधवराज सिंधिया, और उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये इनके फैमिली बैकग्राउंड था। आइए एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं। पहले नंबर हम बात करेंगे राणोजी सिंधिया के बारे में। तो सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया थे, जिन्हें पेशवा ने मालवा का एक भाग दिया था 1731 में। 1745 में राणोजी सिंधिया की मृत्यु हो गई, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, उस समय पे शासक होता है महादजी सिंधिया का। देखिए, राणोजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में आके शासक बनते हैं महादजी सिंधिया, और इनका युद्ध होता है। जब पानीपत का युद्ध होता है मराठाओं का, तो उसमें महादजी सिंधिया भी उनका साथ देते हैं। जब मराठाओं की हार हो जाती है तो महादजी सिंधिया की भी हार हो जाती है, और वो युद्ध भूमि से भागना पड़ता है। फिर यहाँ पर जाट सरदार लोकेंद्र सिंह का यहाँ पर ग्वालियर में अब लोकेंद्र सिंह जी का राज चल जाता है। इसके बाद में 1765 में महादजी सिंधिया ग्वालियर पर वापस से अपना किला वापस से जीत लेते हैं, और उत्तरी भारत में मराठाओं की वापस से सत्ता स्थापित हो जाती है। और अभी ये जो अपनी राजधानी बनाते हैं, वह अपनी राजधानी बनाते हैं उज्जैन को। महादजी सिंधिया ने मुगल शासक आलम शाह को मुक्त करवाया था उनके गुलाम कादिर खान से। 1794 में पूना में महादजी सिंधिया का निधन हो जाता है। जब इनका निधन होता है तो इनके बाद में दौलत राव सिंधिया 1794 से लेकर के 1827 तक इनके उत्तराधिकारी बनते हैं, और ग्वालियर को अपनी वापस से राजधानी ग्वालियर ले आते हैं। दौलत राव सिंधिया के बाद में आते हैं जाकोजी सिंधिया। जाकोजी सिंधिया, दौलत राव सिंधिया का जब निधन हुआ तो 1827 में जाकोजी सिंधिया यहाँ के राजा बने। इनका भी कोई भी पुत्र नहीं था। इसके बाद में आते हैं जयाजी राव सिंधिया। जाकोजी सिंधिया की विधवा ताराबाई के दत्तक पुत्र हुए थे जयाजी राव सिंधिया। 1857 के विद्रोह में, जब रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय जयाजी राव सिंधिया ने हमारे भारतीयों का साथ ना दे करके अंग्रेजों का साथ दिया था, और इसी कारण से रानी लक्ष्मीबाई को यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ी, इनके धोखे के कारण ही। इसके बाद में हम बात करेंगे माधवराव सिंधिया की। तो 1886 में जयाजी राव सिंधिया की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में माधवराव सिंधिया यहाँ के शासक बनते हैं। माधवराव सिंधिया की मृत्यु 1925 में हो जाती है।
तब जीवाजीराव सिंधिया शासक बनते हैं और उनकी आयु केवल 9 वर्ष की ही थी। अब देखते हैं जीवाजीराव सिंधिया का शासक। भारत के पहले राज प्रमुख के रूप में जीवाजीराव सिंधिया ने शपथ ली थी। 1948 में दिल्ली में जब मध्य प्रदेश में राजाओं के सम्मेलन में 25 रियासतों और मालवा, इंदौर, ग्वालियर इन सभी को संयुक्त करके एक संघ बनाया जा रहा था, तब उन्होंने भी अपने राज्य का विलय कर दिया। और उद्घाटन इस समय किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद में आते हैं माधवराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया के पुत्र माधवराव सिंधिया हुए। इन्होंने ग्वालियर में पहले सांसद बने थे। कौन से? माधवराव सिंधिया। इनकी भी एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं। माधवराव सिंधिया के बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया आए और केंद्र सरकार में यह राज्य मंत्री भी रहे और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी सिंधिया वंश खत्म हो जाता है और हम आ जाते हैं जो हमारी 1857 की क्रांति होती है, यहाँ तक पहुँच जाते हैं। देखिए अब हमारा इतिहास खत्म हो जाता है। अब हम 1857 के जो प्रमुख क्रांतिकारी हुए हैं उनको हम अगले लेक्चर में समझेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और उन सभी मित्रों के साथ में शेयर कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।